कर रहे हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब नहीं, मोक्ष जी, केमिकल काइनेटिक्स लगभग 11th के किसी भी चैप्टर से वैसे एसोसिएटेड नहीं है, मैं बताऊं, लेकिन हाँ ये चैप्टर एक्चुअल में 11th में होना चाहिए था। 11th में क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम को आना चाहिए था। मतलब एसोसिएटेड है, बिल्कुल है केमिकल इक्विलिब्रियम से, लेकिन ये केमिकल इक्विलिब्रियम से भी पहले आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये इसमें उसके फंडामेंटल्स है। लेकिन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया 11th में, तो बस ये जो है, मतलब आप ये समझिए कि पहले केमिकल काइनेटिक्स आना चाहिए, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन नो प्रॉब्लम। अब हाँ बिल्कुल, पिछला चैप्टर खत्म हो गया, बिल्कुल, वो तो मैं लास्ट लेक्चर में ही कह चुका था, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स जो है रेडी रखिए, ठीक है। डाउट सेशन के मुझे रिव्यूज मिल रहे हैं, बट आई विल बी टेकिंग, ठीक है। पिछले चैप्टर से ये बहुत बढ़िया है और काफी आसान है। अगर मैं सही बात कहूं तो सबसे टफ टॉपिक जो है 12th का वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, जो हमने कर लिया। बाकी सब इससे आसान है, ठीक है। सबसे टफ टॉपिक जो था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही था, ठीक है। सो चलिए केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आखिर है क्या, ये टॉपिक बेसिकली है क्या? देखो, केमिकल काइनेटिक्स की जहां तक बात है, ये टॉपिक मेनली डील करता है रिएक्शन की स्पीड के साथ, ठीक है। कितनी स्पीड से जो है रिएक्शन हमारी चल रही है, ये उसके साथ जो है डील करता है। स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, ठीक है। और साथ में ये डील करता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल इसमें भी है, ठीक है। तो अब बात यह है कि आखिर इस टॉपिक में है क्या, हम थोड़ा सा दिमाग तो लगाएं भी, इस टॉपिक का फायदा क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन की स्पीड से क्या लेना देना? देखो, इंडस्ट्री में रिएक्शन की स्पीड का बहुत फर्क होता है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात कहूं, आप देखिएगा आपके घर में जो है हर रोज सुबह जो है कर्ड आ जाता है, दही आता है, जैसे दुकान से आप लाते हो अमूल दही जो भी है ना, हर रोज पहुंचा होता है, और उसकी कंसिस्टेंसी हर सीजन में एक सी ही होती है ना। अब देखो, जब हम घर में दही जमाते हैं तो ऐसा नहीं होता। कभी गर्मियों के दिनों में जो है 3-4 घंटे में दही जम जाता है, और सर्दियों के दिन में जो है 12 घंटे भी लग जाते हैं, तब भी दही नहीं जमता। सही बात है। लेकिन जो फैक्ट्री होती है, उससे जो है दही आपको बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचता है, ठीक है। तो वो कैसे पहुंचता होगा, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, ठीक है। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वो वहां पर उसकी जो प्रोसेस है दही जमने का, ठीक है ना, उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल, देखो, एक तो है कि वो टेम्परेचर के साथ कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल, कि इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर जो है वो इसके कल्चर को ऐड करते हैं, जिसको हम कैटालिस्ट बोल सकते हैं, कि वो जो है स्टार्टर जो होता है उसको ऐड करते हैं। उसकी कितनी क्वांटिटी डालनी है ये भी डिसाइड होती है। हम तो जैसे दही जमाने के लिए 1 चम्मच 2 चम्मच डाल देते हैं, कल्चर जो है बैक्टीरिया का, लेकिन फैक्ट्री में तो बिल्कुल जो है वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है डिसाइड होता है कि भाई कितना जो है डाला जाना है। और दूसरी बात, वो दूध की पीएच भी चेक करते हैं कि क्या वो सही है, ठीक है ना।
दूध की कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं, फैट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या सही माहौल है, इवन बैक्टीरिया का कल्चर भी डिसाइड होता है। हाँ बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस जो है, आजकल कई कुछ आ चुका है, प्रोबायोटिक्स आ चुके हैं, कल्चर भी अलग अलग होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई जो दही होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। तो इसलिए आपने वो देखा होगा, छोटी सी डिब्बी होती है याकुल्ट करके जो है, ठीक है, अगर आपने उसको टेस्ट किया है तो वो भी बैक्टीरियाज ही है ना। तो इसलिए बैक्टीरिया किस टाइप का आप लेते हैं, हाँ, तो ये भी डिफरेंस होता है। अग्रिम, डिफरेंस जो है बैक्टीरिया, तुमने क्या समझ रखा है कि बैक्टीरिया सारे चाइनीज लोग ही हैं कि वे सारे एक से ही दिखते हैं, हैं? भाई जैसे हम एनिमल्स, आदमी, कुत्ता, बिल्ली सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, वैसे बैक्टीरिया भी तो अलग होते हैं। जो कर्ड का जो बैक्टीरिया है वो अलग है, आपके स्टमक में जो बैक्टीरियाज हैं वो अलग है। ठीक है, किसी चीज को जो ठीक है, किसी चीज को जो जो है मतलब रॉटन करते हैं वो अलग हैं। बैक्टीरियाज करोड़ों के हिसाब से बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मैंने कहा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। और ये सिर्फ बैक्टीरिया, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्री में हर प्रोसेस के लिए जो है स्पीड जरूरी है, ठीक है, कि भैया इंडस्ट्रियली कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो हर चीज में वहां पे स्पीड की बड़ी अहमियत है, ठीक है। अब जैसे आपकी वैक्सीन ही बन रही है, तो वैक्सीन बनने के लिए भी टेम्परेचर का रोल है, और उसमें स्पीड भी चाहिए कि भाई पूरी इंडियंस को लगानी है, तो एवरीथिंग इज काइनेटिक्स। डन। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। अब आगे क्या, इस टॉपिक में जैसे मैंने कहा कि हम जो है रिएक्शन के रेट की बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन के रेट के बेस पे हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहली कैटेगरी आ गई, या हम ऐसे लिख लें, टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो पहले आ गया कि वेरी स्लो रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो मतलब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आप अगर आयरन को देखते रहोगे तो वो 1-2 घंटे में रस्टिंग नहीं होती उसकी, इट टेक डेज, है ना, दिन लग जाते हैं, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ठीक है ना, तब रस्टिंग होती, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोल फॉर्मेशन जो फ्यूल फॉर्मेशन है, हाँ वो तो और एक्सट्रीमली स्लो हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी कैटेगरी आ गई वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब वेरी फास्ट रिएक्शंस में आ गया, जैसे कोई एसिड बेस रिएक्शन हो गई, NaOH और HCl की रिएक्शन, कि मतलब आपने NaOH और HCl को मिक्स कर दिया एंड यू हैव गॉट NaCl प्लस वाटर। या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिविंग यू AgCl के प्रेसिपिटेट्स प्लस NaNO3। सही बात है, ये रिएक्शंस ऐसी हैं जो एकदम से होती है, खटाक से आपने मिक्स किया और जो है एकदम से हो गई, ठीक है। नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जरूरी नहीं है सभी फास्ट, सुन लीजिएगा, ठीक है। मतलब एसिड बेस रिएक्शंस पक्का है फास्ट ही होगी, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे, ठीक है। हाँ, आयनिक रिएक्शन, जयकरण सही कह रहा है कि आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होंगी, ठीक है, आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होंगी, और इसका रीजन भी है। आप सुनिएगा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि आयनिक रिएक्शंस क्यों फास्ट होंगी। देखो आयनिक में क्या होगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को आपने पानी में डाला होगा, तो वो ऑलरेडी पानी में जो उसका सोल्यूशन होगा
उसमें वो ऑलरेडी Ag पॉजिटिव और नाइट्रेट में डिसोसिएटेड होगा। सही कह रहा हूं? AgNO3 का जो सोल्यूशन होगा उसमें Ag पॉजिटिव अलग और NO3 अलग होगा। जैसे NaOH का जो सोल्यूशन में उसमें सोडियम अलग, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग होगा। दे आर ऑलरेडी डिसोसिएटेड, है ना? अच्छा, और ऐसे ही जो NaCl होगा वो भी ऑलरेडी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएटेड होगा। एक्वस फॉर्म है ये दोनों जो है, इसकी एक्वस फॉर्म्स है, ये पानी में डाली होती है। तो एक्वस मीडियम में ये ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, मतलब रिएक्शन करते टाइम इनको डिसोसिएट नहीं होना है। ठीक है, ये पहले से डिसोसिएटेड है। अच्छा, और जब प्रेसिपिटेट होना है इनको, AgCl बनना है, तो मतलब सीधे सीधे ये होना है सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद Ag पॉजिटिव को सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होना है और AgCl की फॉर्मेशन कर देनी है। और ये NaNO3 तो वैसे ही डिसोसिएटेड है, पहले भी डिसोसिएटेड था Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि आयनिक रिएक्शंस में रिएक्शन मिनिमम होती, कि उसमें सिर्फ कंबाइन करना होता है, कोई चीज टूटने नहीं होती। ठीक है, इसमें सिर्फ Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है जुड़े हैं और कुछ नहीं हुआ, सिंपल। तो जैसे ही मिक्स किया, जुड़ गए, बात खत्म, रिएक्शन हो गई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो गई। लेकिन आप बोलोगे भैया ऐसी तो होती रिएक्शन, लेकिन नहीं। अब आप देखिएगा कुछ रिएक्शंस जो है जो मॉडरेट होती है। अब मॉडरेट स्पीड से चलने वाले रिएक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल कहूं, N2 प्लस 3H2 गिविंग यू 2 अमोनिया। अब ये रिएक्शन मॉडरेट है, इन रिएक्शंस को हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। ये जो रिएक्शन की कैटेगरी आ गई, वो ये आ गई आयनिक रिएक्शंस। जबकि ये जो इस कैटेगरी की जो रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो आप, ये स्लो क्यों है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो क्यों? देखो यहां पे बता रहा हूं, जगह की कमी की वजह से, कि नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N है, पहले इस बॉन्ड को टूटना होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H है, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। फिर उसके बाद जो है, जब ये टूट गया, ये टूट गया, फिर जो है नए बॉन्ड बनने हैं, दैट इज NH सही है बात? तो मतलब पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड बनेंगे। इट टेक्स टाइम, बॉन्ड को टूटने के लिए टाइम लगेगा। इस वजह से जो है हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो है वो बहुत फास्ट नहीं हो सकती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? ठीक है, जो नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, आई होप दे आर हैप्पी। मैंने इसलिए जल्दबाजी में उनकी वजह से टॉपिक स्टार्ट कर, ठीक है, कि चलो उनको परेशानी ना हो। ठीक है, बीच में हम इलेक्ट्रो की बात करते रहेंगे। ठीक है, वेरी स्लो में भी ले सकते हैं, वेरी स्लो, बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेरी स्लो रिएक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वेरी फास्ट नहीं हो सकती ना ये। ठीक है, इनको हम वेरी स्लो नहीं बोलेंगे। वेरी स्लो वो जिनको कि दिन महीने साल लग जाते हैं, ठीक है ना, वो वेरी स्लो आ गई। समझ आ रही बात? नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, सो अब जो है, मैंने कहा कि हम काइनेटिक्स में जो है रिएक्शन के रेट की बात करेंगे। ठीक है, सो जो
रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली दो तरह का होता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो गया स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का रेट भी दो तरह का होता है। कैसा कैसा? वन इज एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों बातें आप समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो, अब कोई भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन को अगर आप देखोगे, जैसे मान लो एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पर आप जानते हैं कि रिएक्टेंट के केस में क्या सिचुएशन होगी। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, सो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी? टाइम के साथ जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है घटेगी। सुनते जाएं। और ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के लिए बनाएं तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद टाइम विल इंक्रीज। सही बात है, सभी को ये दोनों ग्राफ लाइनें समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनो, अब बात यह है कि यहां पर सुनते जाइए। जैसे मान लीजिए किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t1 पे जो है कंसंट्रेशन वॉज C1 रिएक्टेंट, और फिर किसी टाइम t2 पे जो है स्मॉल t ले लेते हैं, t1 पे किसी टाइम t2 पे जो है कंसंट्रेशन हो गई C2। इज इट ओके? सो ऐसे में सुनते जाइए, ऐसे में जो इसका एवरेज रेट हो गया जी, दैट इज इक्वल टू C2 माइनस C1 T2 माइनस T1। सही बात है, यही होगा। बोलो बेटा जी, होगा ना? यही होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताइए कि अब मेरी बात सुनिए, C2 बड़ा होगा कि C1 बड़ा होगा? बड़ा कौन है? C1 बड़ा है। ऐसे में सुन लें, ऐसे में एवरेज रेट की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी कि नहीं? एवरेज रेट की वैल्यू जो है, ठीक है ना, इस केस में C2 इज C1 इज बिगर देन C2, सो ये वैल्यू जो है नेगेटिव में जाएगी। सुन लीजिए कि ये वैल्यू नेगेटिव में ना जाए, इसके लिए यहां माइनस साइन लगाया जाता है रिएक्टेंट के केस में, ताकि वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे। सुन लो, ये माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाते हैं रिएक्टेंट की साइड में, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट जो है पॉजिटिव बना रहे। रिएक्टेंट में ये लगाते हैं। सुन लीजिए, प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्ट में किसी T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 है और किसी T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 है। तो ऐसे में एवरेज रेट क्या हो गया?
अगेन C2 माइनस C1 T2 माइनस T1। अब मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए यहां पर कि अब वैल्यू, अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? C2 बड़ा है ना इस टाइम पे, तो C2 बड़ा है C1 से, सो ऐसे में ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे साइन कुछ नहीं लगाया जाता। रिएक्टेंट के केस में साइन लगाया जाता है, प्रोडक्ट के केस में जो है साइन नहीं लगाया जाता, ठीक है। हाँ लेकिन साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। सुन लो, क्योंकि हमें वैल्यूज के साथ डील करना है ना। सुन लो, अब ये हो गया एवरेज रेट, लेकिन सुन लो, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन, और ऐसे इट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ओके, लेकिन सुन ले, जब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, सुन लो, जब हम ये कहें कि इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया, अभी तो बड़ा है ना, अभी तो T1 T2 के बीच में गैप ज्यादा है, जब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया, फ्रैक्शन मतलब जो आप छोटे से छोटा इमेजिन कर सकते हैं, जब वो हो गया, जब वो एक इंस्टेंट हो गया, तो तब ये टर्म चेंज हो जाती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। समझ रहे हैं? डी सी अपॉन डी टी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये ध्यान रखिएगा कि जब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डिफरेंस बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स अप्रोचेस जीरो, इट इज कॉल्ड dt। क्या आपको समझ आ गई बात? इसको भी हम डेल्टा टी ही बोलेंगे। हाँ मैं बता रहा हूं अग्रिम जी, मैं बता रहा हूं, जब बहुत ज्यादा गैप हो तब डेल्टा टी, बहुत ज्यादा गैप हो तब डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब डेल्टा टी अप्रोच जीरो, एक इंस्टेंट की बात करें, तो फिर जो है इट इज डी टी एंड डीसी, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। हाँ, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे कैसे? सुन ले, तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम लोग जो है यहां पर स्लोप लेंगे। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इज इट ओके? जो भी इसका स्लोप होगा, यू नो कि स्लोप कैसे निकालना है। और ऐसे ही प्रोडक्ट की साइड में इसका जो स्लोप होगा, ठीक है ना। सो अगेन, जो इस, जैसे मान लो किसी इंटरवल पे निकालना है, सुन लो, जैसे मेरे को बोल दिया जाए, सुन लो, ये कई लोग नहीं समझ रहे, जैसे मुझे बोल दिया जाए भाई इस इंटरवल पे क्या होगा, इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तो मैं स्लोप निकालूंगा, तो जो है वो जो स्लोप होगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट। किसी भी टाइम पे बोल दिया जाए, इस टाइम पे बोला तो मैंने इसके अलाउंग एक स्लोप निकाल दिया। ऐसे ही मान लो मुझे बोला जाए कि इस टाइम पर क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो मैं स्लोप बनाऊंगा, जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, वंशिका को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, सो ये अंतर हो गया अपने एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बीच का, ठीक। कीजिए कीजिए नोट। नहीं, फिर क्योंकि स्लोप तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, स्लोप जो है जिस तरीके का होगा, ठीक है, दैट विल बी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। हाँ, इसमें माइनस साइन नहीं रहेगा, सही बात है। इज इट ओके?
So now the next are, अच्छा यहां पर एक मिनट, अब हम क्योंकि हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट जो है देखा, अब सुनिए। देखो जैसे हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A moles of A, B moles of B, giving you C moles of C, D moles of D। देखते जाएं आप, यहां पर है क्या कि जैसे आप जानते हैं A और B डिकम्पोज कर रहे हैं और C और D बन रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ disappearance of A is equal to minus dA upon dt। लिख सकते हैं रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, कि कितने मोल्स ए के पर मिनट या पर सेकंड जो है कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, सुनते जाएं। rate of disappearance of B is equal to minus dB upon dt, and rate of appearance of C is equal to dC upon dt, dd अपॉन dt। समझ आ रही है आपको बात? ये होगा इंडिविजुअल जो है, जो स्पीसीज है उसका। ठीक है, लेकिन सुनते जाइए अभी मेरी बात। देयर इज ए टर्म कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझते जाना मेरी बात को, बस दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक टर्म है। जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है अभी आपको लगेगा पता, दैट इज जब उसको रिलेट करना है, सो दैट इज डीए बाय ए dt इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन B dt, that is equal to dC upon C dt, that is equal to ये। आप अब समझे मेरी बात को? अभी मैंने सभी को इसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है। सो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of appearance or disappearance of product and reactant respectively divided by their respective stoichiometric coefficient। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन में देखो ये तो है इनकी, सुन लो, मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी बात, लेकिन सुन लो, मैं बता रहा हूं। देखो मान लो ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, स्मॉल बी की ये 3 है, सी की डी की 4 है। ठीक है, सो आप जानते हैं कि जिस रेट से ए डिकम्पोज कर रहा है उससे 4 गुना रेट से डी बन रहा होगा। मतलब जितनी, अगर मान लो ये स्मॉल ए की वैल्यू 1 है, स्मॉल बी की वैल्यू 2 है, स्मॉल सी की वैल्यू 3 है, स्मॉल डी की वैल्यू 4 है, तो जिस रेट से
नहीं स्क्रीन नहीं ब्लर है केशव, मुझे लगता है स्ट्रीमिंग लाइक जा रही है, तेरी तरफ कोई नेटवर्क की इशू है। ठीक है सुन ले, तो यहां पर सुन लो मेरी बात, यहां पर जो है जिस रेट से ए डिकम्पोज कर रहा होगा डी का रेट उससे 4 गुना होगा कि नहीं होगा? भाई जितनी देर में 1 मोल ए का डिकम्पोज कर रहा है उतनी देर में 4 मोल बन रहा होगा कि नहीं? सही है बात। तो सबको बराबर करने के लिए, सुन लो, सबको बराबर करने के लिए अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये और ये बराबर हो गए बराबर कि नहीं? अगर मैं इसको रेट डिवाइडेड बाय 4 कर दूं और इसका रेट डिवाइडेड बाय 1 है, तो अब ये इसका डिसअपियरेंस और इसका अपीयरेंस का रेट बराबर हो गया ना बराबर फिर? ठीक है, तो इसलिए जो है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट किया जाता है। सो दैट्स हाउ ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इज इट ओके? सबको आ गई होगी समझ, आई होप, बढ़िया से। ठीक है, तो आज दीजिए इजाजत, इतनी ही। वैक्सीन लगवा के आया हूं, दौड़ के आया हूं आपकी क्लास लगाने, है ना? है ना? तो अभी पानी वानी पीता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास भी है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय। हाँ मतलब नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं हम कि उतना ही बराबर बनेगा या ये होगा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बराबर हो जाएगा। अगर हम कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तब बराबर हो जाएगा, अदरवाइज बराबर नहीं होता। जिस रेट से रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है जरूरी नहीं है उस साइड से प्रोडक्ट जो है बनता हो। मान लो इसका 1 मोल गया, इसका 1 मोल गया, तो इसके 5 मोल भी बन सकते हैं, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 5 गुना हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम उन कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तब बराबर हो। इज इट ओके? ठीक है, चलिए।